हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो आज हम इसके पार्ट 5 यानी कि लेक्चर 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारी टॉप 25 की सीरीज चल रही थी, आपको पता ही होगा। तो इसका लेक्चर 5 है आज। तो देखिए, जो लेक्चर 4 और लेक्चर 3 और लेक्चर 2 हमारा जो था या फिर लेक्चर 1 था, उसको हमने बना दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ पे इसको वॉच कर सकते हैं और सारी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या ले रखा है यहाँ पे। तो ये जो वीडियो है सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। और देखिए, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है उसी टाइप से पूछा जाए, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप कंसेप्ट भी क्लियर करते चलिए और जो है क्वेश्चन को भी अच्छे से देखे चलिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि इमीटर फॉलोअर है। अब देखिए, इमीटर फॉलोअर यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन ए दिया गया है कि सी ई बंद, या फिर ऑप्शन बी सी बी बंद, या फिर ऑप्शन सी 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 बंद, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, अब यहाँ पे अगर इमीटर फॉलोअर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काफ़ी लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए क्या है, कॉमन इमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन इमीटर बोलते हैं। और ऑप्शन बी को क्या बोलते हैं, कॉमन बेस बोलते हैं। ऑप्शन सी को क्या बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, कॉमन कलेक्टर होता है। तो यहाँ पे कॉमन कलेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन कलेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एमिटर फॉलोअर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है कि इनपुट अभिलक्षण खींचने हेतु नियत रखी जाती है। देखिए, इनपुट अभिलक्षण को अगर खींचना है तो आप किसको नियत रखेंगे, इनपुट धारा को, या फिर इनपुट वोल्टेज को, या फिर आउटपुट धारा को, या फिर आउटपुट वोल्टेज को। देखिए, अगर इनपुट अभिलक्षण आपको खींचना है तो यहाँ पे आप आउटपुट वोल्टेज को क्या करेंगे, नियत रख देंगे, तो आप इनपुट अभिलक्षण आसानी से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्या है। देखिए, प्रवर्धकों में ट्रांजिस्टर को बायस किया जाता है। तो अगर प्रवर्धकों में, एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर को हम बायस करेंगे तो देखिए किस क्षेत्र में करेंगे। ऑप्शन ए सक्रिय क्षेत्र में, ऑप्शन बी संतृप्त क्षेत्र में, ऑप्शन डी कट ऑफ क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनवर्स मोड में। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन जिसका हो जाएगा, ऑप्शन ए सक्रिय क्षेत्र में करेंगे। जो हमारे प्रवर्धक होते हैं, ट्रांजिस्टर को जो हम बायस करते हैं यहाँ पे सक्रिय क्षेत्र में बायस करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि प्रवर्धकों में डीसी लोड लाइन का ढाल होता है। प्रवर्धकों में जो डीसी लोड लाइन होती है उसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, या फिर धनात्मक होता है, या फिर शून्य होता है, या फिर अनंत होता है। देखिए, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो ही गया है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि प्रवर्धक के ऑपरेटिंग बिंदु के क्रमशः संतृप्त व कटाव क्षेत्र की ओर शिफ्ट होने पर किस अर्धचक्र की क्लिपिंग होती है। तो ऑप्शन ए धनात्मक, और फिर इसके बाद ऋणात्मक की, या फिर ऑप्शन बी ऋणात्मक या फिर धनात्मक की, या फिर ऑप्शन सी धनात्मक और फिर धनात्मक की, या फिर ऑप्शन डी ऋणात्मक ऋणात्मक की। तो अब देखिए, प्रवर्धक के जो ऑपरेटिंग बिंदु होते हैं क्रमशः संतृप्त व कटाव क्षेत्र की ओर शिफ्ट करने पर जो है अर्धचक्र की जो क्लिपिंग होती है यहाँ पे पहले क्या होगी, ऋणात्मक होगी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्या है कि एमीटर प्रतिरोध लगाने से प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी अधिक हो जाता है, या फिर ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, या फिर ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। अब देखिए, एमीटर प्रतिरोध जब आप लगाएंगे तो जो प्रवर्धक होगा उसका जो वोल्टेज लाभ हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि कम हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि सबसे अधिक प्रचलित बायसिंग परिपथ है। तो सबसे अधिक प्रचलित बायसिंग परिपथ क्या है इसमें, ऑप्शन ए स्थिर बायस है, ऑप्शन बी कलेक्टर बेस्ड बायस है, या फिर ऑप्शन सी एमीटर प्रतिरोध बायस है, या फिर ऑप्शन डी विभव विभाजक बायस है। तो अगर यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी विभव विभाजक बायस होता है, क्या होता है इसको, ये जो है काफ़ी प्रचलित जो है बायसिंग परिपथ है। तो इसी को हम जो है यहाँ पे सही करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक प्रचलित बायसिंग परिपथ है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि स्टेबिलिटी फैक्टर का न्यूनतम संभव मान होता है। तो ऑप्शन ए 100 होगा, ऑप्शन बी अनंत होगा, या फिर ऑप्शन डी शून्य होगा, या फिर ऑप्शन डी 1 होगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का जो मान होता है ऑप्शन डी यानी कि 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्या है कि बेस रजिस्टर विधि की मुख्य हानि है। तो देखिए, बेस रजिस्टर विधि जो होती है उसकी मुख्य हानि क्या होती है,
ऑप्शन ए ये चीज़ कठिन है, या फिर ऑप्शन बी अधिक स्टेबिलिटी देता है, या फिर ऑप्शन सी बीटा में परिवर्तन के लिए सेंसिटिव है, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए क्या करता है, बीटा में परिवर्तन के लिए सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए जो है इसकी मुख्य हानि यही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है कि एक बायसिंग सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर 50 है, तो यदि टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण ICBO में 1 माइक्रो एम्पियर की वृद्धि होती है, तो IC में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन ए 100 माइक्रो एम्पियर की, या फिर ऑप्शन बी 50 माइक्रो एम्पियर की, या फिर ऑप्शन सी 20 माइक्रो एम्पियर की, या फिर ऑप्शन डी 25 माइक्रो एम्पियर की। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि 50 माइक्रो एम्पियर की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी IC में परिवर्तन होने पर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है कि किस बायसिंग सर्किट का एस अधिक होता है, तो ऑप्शन ए पोटेंशियल डिवाइडर बायस का, या फिर ऑप्शन बी एमीटर बायस का, या फिर ऑप्शन सी फिक्स्ड बायस का, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें किस बायसिंग सर्किट का जो एस होता है अधिक हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि फिक्स्ड बायस जो होता है उसी का अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली बायसिंग विधि है, तो अधिक प्रयोग में आने वाली बायसिंग विधि कौन सी है, तो ऑप्शन ए फिक्स्ड बायस, या फिर ऑप्शन बी एमीटर बायस, ऑप्शन सी पोटेंशियल डिवाइडर बायस, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए अधिक प्रयोग में जो आने वाली बायसिंग विधि है वो पोटेंशियल डिवाइडर बायस होती है, जो कि इनकी फिक्स्ड बायस और एमीटर बायस की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है, तो इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है कि एमीटर रेजिस्टेंस RE लगाने से एमीटर का वोल्टेज गेन हो जाता है, तो ऑप्शन ए कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें कि एमीटर रेजिस्टेंस RE लगाने से एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 वाला कि एम्पलीफायर में DC लोड लाइन का स्लोप होता है। देखिए एम्पलीफायर में जो DC लोड लाइन होता है उसका जो स्लोप होता है ऑप्शन ए नेगेटिव होता है, या फिर ऑप्शन ए पॉजिटिव होता है, या फिर जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करते चलें, और दोस्तों में चैनल को शेयर भी करते चलें ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए। तो देखिए 15 वाला क्या दे रखा है कि ICO बराबर होता है, तो ऑप्शन ए 1 माइनस अल्फ़ा ICBO, ऑप्शन बी 1 प्लस अल्फ़ा ICBO, ऑप्शन सी वन सी ICBO 1 माइनस अल्फ़ा, ऑप्शन डी ICBO 1 प्लस अल्फ़ा। तो ICBO जो बराबर होता है यहाँ पे ICEO जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ICBO प्लस नहीं इंटू 1 प्लस अल्फ़ा के। तो यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं क्या है कि यदि IC बराबर 5 मिली एम्पियर और IB बराबर 0.02 मिली एम्पियर, तो धारा का लाभ क्या होगा। देखिए धारा लाभ क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए देखा 250, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 100। देखिए धारा लाभ जो यहाँ पे हो जाएगा, धारा लाभ की बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, IC अपान IB होता है। तो IC अपान जब IB यहाँ पे होता है तो IC का वैल्यू 5 है और IB का वैल्यू क्या 0.02 है। तो 0.02 जब यहाँ पे है तो, और देखिए मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कट जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या बचेगा, दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 500 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी ऑप्शन ए के यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि 250 होता है। तो बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि बीटा का मान होता है। देखिए बीटा का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बराबर 1 प्लस अल्फ़ा, ऑप्शन बी अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा माइनस का 1, ऑप्शन सी ए प्लस 1 अपान अल्फ़ा, ऑप्शन डी ए बटे 1 माइनस अल्फ़ा। देखिए दोस्तों अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो अप्लाइड फिजिक्स है, जो लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट का जो सेकंड वाला चैप्टर है वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो बीटा का जो मान यहाँ पे होता है ऑप्शन ए अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है कि अल्फ़ा का मान क्या होता है। देखिए अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 1 माइनस का बीटा, ऑप्शन बी 1 माइनस का बीटा प्लस 1, ऑप्शन सी बीटा बटे बीटा प्लस 1, ऑप्शन डी बीटा प्लस 1 अपान बीटा। तो अल्फ़ा का जो मान होता है यहाँ पे बीटा बटे 1 प्लस बीटा होता है।
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं 19 की तरफ। क्या है कि थर्मल रनवे होती है। देखिए थर्मल रनवे होने का क्या क्या कारण होता है, तो ऑप्शन ए अधिक वोल्टेज से, अधिक ताप से, अधिक डोपिंग से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे थर्मल रनवे होता है वो अधिक ताप में वृद्धि हो जाने से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं 20 की तरफ। क्या है कि निम्न में से अधिकतम स्टेबिलिटी फैक्टर का मान किस बायसिंग परिपथ का होता है, तो ऑप्शन ए स्थिर बायस का, कलेक्टर टू बेस बायस का, पोटेंशियल डिवाइडर बायस का, या फिर सेल्फ बायस का। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए स्थिर बायस का होता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं 21। क्या है देखिए ICEO बराबर होता है, तो ICEO बराबर क्या होता है, 1 माइनस का अल्फ़ा 1 इंटू 1 CBO, या फिर ऑप्शन बी 1 CBO 1 माइनस का अल्फ़ा, या फिर ऑप्शन सी 1 प्लस अल्फ़ा ICBO, या फिर ऑप्शन डी ICBO 1 प्लस का अल्फ़ा। देखिए अभी अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं। पहला वाला जो यहाँ पे हमने बताया था, देखिए कि ICEO, यहाँ पे देखिए ICEO हमने पूछा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ICEO था, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या है ICEO है। तो मतलब दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो गया था 1 प्लस अल्फ़ा ICBO इंटू में, तो यहाँ पे भी वही राइट होगा क्योंकि क्वेश्चन एक जैसा है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है देखिए ICEO क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 1 प्लस अल्फ़ा ICBO, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या है कि एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर को बायस किया जाता है, तो एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर को हम बायस करते हैं एक्टिव रीजन में, या फिर सेचुरेशन रीजन में, या फिर कट ऑफ रीजन में, या फिर इन्वर्स मोड रीजन में। देखिए एम्पलीफायर को हम यहाँ पे एक्टिव रीजन में ही क्या करते हैं, बायस करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या है कि बेस रजिस्टर विधि को समानता प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन है एम्पलीफायर सर्किट में, रेक्टिफायर में, या फिर स्विच सर्किट में, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए बेस रजिस्टर विधि जो होती है समानता जो हम प्रयोग करते हैं एम्पलीफायर सर्किट में करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या है कि बेस रजिस्टर विधि में बीटा में 40% की वृद्धि होती है, तो कलेक्टर IC यानी कि कलेक्टर करंट IC में किस फैक्टर से वृद्धि होगी, तो ऑप्शन ए 45 होगा, माइनस का 40 होगा, फिर ऑप्शन सी 40 होगा, ऑप्शन डी 20 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 40, यानी कि 40 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि फिक्स्ड बायस सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, फिक्स्ड बायस सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि बीटा माइनस का 1, ऑप्शन बी बीटा प्लस का 1, ऑप्शन सी बीटा प्लस 1 RB, ऑप्शन डी बीटा प्लस 1 RE। तो देखिए फिक्स्ड बायस सर्किट के लिए जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है बीटा प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें। बाकी आप इसका जो चैप्टर वाइज आप जो है कंप्लीट अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना दी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। बाकी 25 सीरीज आपके चला ही रहे हैं। देखिए 25 सीरीज आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी अगर 25 क्वेश्चन में से 25 करना है आपको, तो देखिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। पूरा सिलेबस पढ़ने का मतलब उसका हर एक क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराया है, हमने मिक्स नहीं कराया, यहाँ पे चैप्टर वाइज कराया है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना रखा है। तो जब आप चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे तो आपका जो 25 में से 25 का जो एक सपना है लाने का, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।